हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद वैष्णवी झा। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक किया था वो था होलसेल ट्रेडिंग। आज हम उसके आगे चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इज़ अ सर्विस ऑफ फैसिलिटी बाय विच पीपल, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर फिजिकली कैरीड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का सीधा मतलब है कि एक जगह से सामान को दूसरी जगह तक पहुंचाना, इसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ये एक तरीके की कैसी इंडस्ट्री है? ये एक तरीके की ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, क्रिएटेड टू सेटिस्फाई मैन्स बेसिक नीड ऑफ मोबिलिटी। ये जो है, ये बेसिक नीड, एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाना या एक पर्सन को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो काम है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो सकता है। तो मूवमेंट को आसान करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सर्विस आई। अब मॉडर्न सोसाइटी की अगर बात करें तो हमें क्या चाहिए? मॉडर्न सोसाइटी के टाइम में स्पीडी और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ सेंड करा है और वो 4 दिन बाद जाके पहुंच रहा है या हफ्ते भर बाद पहुंच रहा है, वैसा नहीं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, हम चाहते हैं बहुत ही स्पीडी। अब आप देखिए, इंटरनेट ही है, अगर काम करने में अगर उसको 2 मिनट लेट होता है, अगर वो सर्कल जो है कनेक्टिंग वाला वो घूमते रहता है तो कितना इरिटेट होता है। तो वैसे ही हमारा है कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम जो है होते रहना चाहिए, मतलब फास्टली एकदम होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा प्रोसेस जो है, काम करने का जो है प्रोसीजर, वो फास्ट हो पाएगा। आगे देखिए, एट एवरी स्टेज इन दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम द वैल्यू ऑफ मटेरियल इज सिग्निफिकेंटली इन्हांस्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन। धीरे धीरे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती जाती है। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज किलोमीटर डिस्टेंस। जैसे ट्रांसपोर्ट को अगर हमें मेजर करना है, डिस्टेंस कितना है, तो उसको हम किस में मेजर कर सकते हैं? किलोमीटर डिस्टेंस में मेजर कर सकते हैं। और एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रूट लेंथ, या कितना लंबा रूट है, कौन से रूट से सामान भेजना है, तो उस रूट के लेंथ पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कितना है। नेक्स्ट, टाइम डिस्टेंस और टाइम टेकन टू ट्रैवल। ठीक है, या तो हम टाइम डिस्टेंस देख लें, या फिर हम ये देख लें कि कितना टाइम लग रहा है उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, जहाँ से आपको सामान पहुँचाना है, जहाँ तक पहुँचाना है। तो या तो आप रूट का लेंथ देख लें, या तो टाइम कितना लग रहा है वो देख लो। तो दोनों से ही आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसपोर्ट का कितना क्या लग रहा है। ठीक है, कॉस्ट डिस्टेंस। ठीक, उसके बाद कॉस्ट डिस्टेंस देखी जाती है। कॉस्ट डिस्टेंस क्या होता है कि इतना, जैसे पर किलोमीटर पे इतना चार्ज लग रहा है, तो कितना किलोमीटर जाना है तो कितना चार्ज लगेगा, तो उस हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। और दी एक्सपेंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन रूट, कितना एक्सपेंस लग रहा है ट्रैवलिंग में, मैंने बताया था, इसे फ्रेट कहते हैं, कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। इन सेलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम और कॉस्ट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो जब हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं अपने गुड्स, अपने सर्विसेज को पहुंचाने के लिए, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? डिस्टेंस, टाइम और कॉस्ट। ये तीनों ही चीज़ें क्या डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि आपका मतलब कि क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें सेलेक्ट करना चाहिए, ये हमें पता चल पाता है किससे? इन तीनों चीज़ों से। मान लीजिए कोई सामान जो है उसको प्रोडक्शन में इतना पैसा नहीं लगा, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो फिर वो देखा जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन में कम से कम चीपर रेट पे हम कैसे भेज सकते हैं। अब कोई सामान ऐसा है जो कि ख़राब हो जाएगा, ठीक है, जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो उसको हमें जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करना है, तो वाया एयर उसको हम भेजेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई सामान है जो कि हैवी मटेरियल है, तो उसके लिए जैसे अभी आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी करंट अवेयरनेस अगर रखते हैं तो आपको ये पता होगा कि जो अभी रेलवे में बहुत सारे जो ये होते हैं, मालगाड़ी होती है, तो उसके लिए कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मालगाड़ी को सबसे पीछे रखा जाता था पहले। वो मतलब कब पहुंचेगी कोई अता पता नहीं होता था उसका, सारी ट्रेन निकलती फिर मालगाड़ी को भेजते थे। तो अभी क्या किया है, मालगाड़ी का एक अलग रूट बना दिया, ताकि पैसेंजर ट्रेन के साथ या कोई भी नॉर्मल ट्रेन के साथ जो उसका मतलब रूट है वो एक रूट पे पड़े ही ना, एक रूट पे पड़ेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, मालगाड़ी अपना जाते रहेगी अपना। तो उसके लिए कॉरिडोर एक बना दिया है, चाहे सबसे लंबा ही रूट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर चलती रहेगी ट्रेन तो पहुंच तो जाएगी। मालगाड़ी के साथ वो सीन था नहीं पहले, तो अब इस चीज़ पे ध्यान दिया गया है। तो जो हैवी मटेरियल है, ठीक है, जो हैवी सामान है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेल चीपर भी है, और साथ साथ अब
अगर कॉरिडोर्स बन गए इंडिया में तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट भी हो जाएगा और टाइमली पहुंच भी जाएगा। तो एक चीपर रेट पे, तो वहाँ पे आप देखिए चीपर रेट पे कम टाइम में आपका सामान सुरक्षित जो है वो अगले बंदे तक पहुंच रहा है। तो ये एक अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, रिड्यूस हो गई। बट कोई ऐसा सामान है जिसमें कि आपके सामान के ख़राब होने की पॉसिबिलिटी है, अगर उसको ज़्यादा टाइम लग गया तो उस केस में वो सामान जो है उसको भेजा जाएगा वाया एयर, ताकि सामान जल्दी पहुँचे और वो ख़राब ना हो पहुँचते पहुँचते। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होना चाहिए। उसके लिए देखा जाता है कि कितना लंबा रास्ता है, या कितना टाइम लगता है, या कितनी कॉस्ट लगती है, इन चीज़ों को देखा जाता है। आइसोक्रोन लाइन्स आर ड्रॉन ऑन अ मैप टू जॉइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ द टाइम टेकन। तो आइसोक्रोन लाइन्स क्या होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर आइसोक्रोन लाइन्स, तो आप क्या बताएंगे, ये वो लाइन्स हैं जिन्हें कि ड्रॉ किया जाता है उन प्लेसेस को ज्वाइन करने के लिए जिन तक पहुंचने में टाइम सेम लगता है। ठीक है, फिर उसके बेस पे आगे चीज़ें क्या, जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना 11th में, आइसोथर्म्स, आइसोबार्स, तो वैसे ही होता है आपका आइसोक्रोन। आइसोथर्म्स में क्या था, सेम टेम्परेचर वाले प्लेसेस को ज्वाइन करते थे। ठीक है, आइसोबार्स में क्या था, जो भी आपका सेम प्रेशर वाला एरिया है वहाँ पे उनको ज्वाइन किया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे आइसोक्रोन में क्या है, जो भी आपका सेम क्या कहते हैं, टाइम लग रहा है जहाँ तक पहुँचने के लिए, उसे आइसोक्रोन कहते हैं। तो इस तरीके से आपका टेम्परेचर जैसे ज्योग्राफी वाला था वही यहाँ पे भी है 11th क्लास में। नेक्स्ट उसके बाद नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी। नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करें तो एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स डेवलप, डिफरेंट प्लेसेस आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। तो अलग अलग प्लेसेस जो हैं उनको ज्वाइन किया जाता है और एक नेटवर्क बनाया जाता है। नेटवर्क क्या, किस चीज़ से बने होते हैं, आर मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। किसके बने होते हैं, नोड्स और लिंक्स के। नोड होती है मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर रूट्स, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रूट्स जो है मीट करते हैं, उसको हम नोड कहते हैं। ये नोड जो है वो आपका एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी हो सकता है या पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे एक रूट यहाँ पे, फिर एक रूट यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, एक रूट यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद एक रूट यहाँ से भी आ रहा है, सारे रूट यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक नोड है। अब यहाँ से या तो हो सकता है आप कहीं से आ रहे हो तो यही आपका डेस्टिनेशन हो सकता है। ठीक है, कि यहाँ से इधर चले जाएंगे तो हमें हमारा डेस्टिनेशन मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ से जाना शुरू कर सकते हैं कि भाई यहाँ तक पहुँच जाओ, उसके बाद सीधा रास्ता पकड़ लो तो तुम्हें जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओगे। तो डिपेंड करता है कि आप क्या मतलब ये जो नोड है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं, आगे आ जाता है आपका पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, एवरी रोड दैट जॉइन 2 नोड्स इज कॉल्ड अ लिंक। जो 2 नोड्स को ज्वाइन करती है उसको हम क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। अ डेवलप्ड नेटवर्क हैज़ मेनी लिंक्स। एक डेवलप्ड नेटवर्क के बहुत सारे लिंक्स होते हैं, विच मीन्स दैट प्लेसेस आर वेल कनेक्टेड। प्लेसेस जो हैं आराम से कनेक्टेड हैं। 2 नोड्स को ज्वाइन करने वाली जो रोड है उसको हम लिंक कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखते हैं। डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन। डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसको कौन डिसाइड करता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का डिमांड होगा, जाहिर सी बात है। रूट डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ सिटीज़। कैसी जगह पे सिटी है, ठीक है, या टाउन है या विलेज है, जो भी चीज़ है वो किस एरिया में पड़ता है, क्या उसका लैंड फॉर्म है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रूट क्या होगा। ठीक है, एंड रॉ मटीरियल्स, पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन देम एंड नेचर ऑफ लैंडस्केप बिटवीन देम, टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड फंड्स अवेलेबल फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स अलॉन्ग दी लेंथ ऑफ द रूट। अगर मान लीजिए रास्ता ऐसा है, एकदम पहाड़ी एरिया, ठीक है, और पहाड़ी एरिया है, डिफ़िकल्ट टेरेन है, तो उन सब एरिया में रूट कितना डिफ़िकल्ट होगा, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कितना मुश्किल हो सकता है। और अगर ऐसा जगह है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, है ना, सामान पहुँचाने में ट्रांसपोर्टेशन में कम प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उस हिसाब से फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन डिसाइड किया जाता है कि मोड क्या रखा जाए। मान लो अगर पहाड़ी एरिया है वहाँ पे मोड ऑफ रोड दे दिया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड दे दिया, तो रोड से सामान पहुँचाना कितना मुश्किल है, ठीक है, कैसे पहुँचाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम होगी। तो उसकी जगह फिर देखा जाएगा कि अगर कोई एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट के थ्रू सामान भेजा जाए, पानी है, वाटर मीडियम है तो उसके थ्रू सामान भेजा जाए, तो ये डिपेंड करता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन सर्विस जो है वो क्या इन्वॉल्व करती है, द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स एंड मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडियाज़। देखिए कम्युनिकेशन हुआ सिंपली अपने आइडियाज़ जो हैं उसको एक्सचेंज करना। अब इसमें क्या होता है, वो आप वर्ड से कर सकते हैं, मैसेजेस से कर सकते हैं, अपने फैक्ट्स अपने आइडियाज़ को सामने वाले तक आप पहुंचा सकते हैं। इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, राइटिंग की जब इन्वेंशन हुई तो उसकी वजह से मैसेजेस है ना, ये सब मैसेजेस जो है एक मीडियम बना जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर सकते हैं, यानी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब क्या हुआ, दीज वर एक्चुअली कैरीड बाय हैंड, एनिमल, बोट, रोड, रेल एंड एयर। तो एयर में क्या होता है देखिए, तो ये जो मीन्स ऑफ, देखिए जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का भी काम करते हैं। बिकॉज पहले के टाइम में क्या था, मेल्स है ना, व्हाट्सएप, फ़ोन, इंटरनेट, ये सब अवेलेबल तो था नहीं। तो फिर कैसे होता था कम्युनिकेशन, जब मान लीजिए कोई सामान यहाँ से वहाँ भेजा, उसके साथ बिल भी भेज दिया। अब बिल भी भेज दिया तो कम्युनिकेशन तो वही है ना, एक ज़रिया। वो बिल जा रहा है वहाँ सामान के साथ, सामान ख़त्म, बिल भी ख़त्म, समझ रहे हैं। तो क्या होता है कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वही एक टाइम पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा ज़रिया था। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो कम्युनिकेशन भी अच्छी तरीके से हो जाता था। वेयर द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ एफिशिएंट, कम्युनिकेशंस आर इजीली डोमिनेटेड। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होगा वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा सही चलेगा। सर्टेन डेवलपमेंट, अब जैसे आज के टाइम में जो डेवलपमेंट हुआ है, मोबाइल, टेलीफोनी, सैटेलाइट्स, इन सब ने क्या किया है, कम्युनिकेशन को ट्रांसपोर्ट से इंडिपेंडेंट कर दिया है। मतलब अब हम नहीं कह सकते कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। कहीं पे अगर जाने का रोड अच्छा है तो वहाँ पे आप कम्युनिकेशन भी अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है अभी के टाइम में, क्योंकि अब हम और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि इंटरनेट हो गया। आज के टाइम पे बिल मेल्स के थ्रू जाते हैं, इनवॉइसेस मेल पे जाती है, तो वो मेल जो ईमेल आईडी है ना वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि विद इन सेकेंड्स आपका बिल पहुँच जाता है सेकेंड पार्टी तक। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो चांसेस था बिल ख़राब होने का वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, पहले तो फिजिकली पेपर जाता था, ठीक है, अगर सामान ख़राब हो गया तो बिल भी ख़राब, बट ऐसा अब नहीं है। तो ये चीज़ होती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ आर नॉट फुल्ली डिसएसोसिएटेड बिकॉज ऑफ चीपनेस ऑफ द ओल्डर सिस्टम। सारे फॉर्म्स जो हैं वो अभी फुल्ली डिसएसोसिएट नहीं हुए हैं बिकॉज ऑफ द चीपनेस ऑफ ओल्डर सिस्टम। ओल्डर सिस्टम अभी भी सस्ता है, ठीक है, चीपर है। Thus, very large volume of mail continue to be handled by post offices. इसीलिए आज भी पोस्ट ऑफिसेस चल रहे हैं, क्यों? Because of this some limited amount of dependency only. Some of the communication services are discussed below. अब कुछ कम्युनिकेशन देखिए नीचे आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, देखते हैं। पहला है टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन जो वो है, यूज़ है इसका टेली कम्युनिकेशन का, ये किससे लिंक है? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। ठीक है, जितनी जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है उस हिसाब से हमारा टेली कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हुआ है। इट हैज़ रेवोल्यूशनलाइज्ड द कम्युनिकेशंस बिकॉज ऑफ स्पीड विद विच मैसेजेस आर सेंट। क्योंकि टेली कम्युनिकेशन के आने से जिस स्पीड से मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। ठीक है, पहले बहुत मतलब हफ्ते लग जाते थे, 15-20 दिन लग जाते थे मैसेज पहुंचाने में, अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, ये टाइम जो है बहुत कम हो गया है, वीक्स मतलब हफ्ते लग रहे थे और अभी ये मैसेजेस हम विद इन मिनट्स ट्रांसमिट कर देते हैं। बिसाइड्स द रीसेंट एडवांसमेंट्स लाइक मोबाइल टेलीफोनी हैव मेड कम्युनिकेशंस डायरेक्ट एंड इंस्टेंटेनियस। आज के टाइम में इंस्टेंटली आपको कोई मैसेज भेजना है, फ्री मैसेजिंग सर्विसेज है आपके पास में, तो आप तुरंत मैसेज जो है सेंड करते हैं, विद इन सेकेंड्स मैसेज पहुंच जाता है, कहीं भी पहुंच जाता है। कोई विदेश में भी बैठा है तो उसको भी पता चल जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, कि आपका मैसेज उसके पास चला जाएगा। द टेलीग्राफ, मोर्स कोड एंड टेलिक्स हैव ऑलमोस्ट बिकम थिंग्स ऑफ द पास्ट। टेलीग्राफ जो है पहले के टाइम पे, टेलीग्राफ हो गया, मोर्स कोड हो गया, टेलेक्स हो गया, ये सब आज के टाइम में पास्ट की चीज़ें हो गई है। ठीक है, टेलीग्राम्स भेजे जाते थे वो सब खत्म हो गया है। ठीक है, रेडियो एंड टेलीविजन ऑल्सो हेल्प टू रिले न्यूज़, पिक्चर्स एंड टेलीफोन कॉल्स टू वास्ट ऑडियंसेस। रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये भी एक तरीके से आज के टाइम पे जो भी न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ों को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है।
ठीक है। अब ये ट्रांसमिट कैसा करता है, ये ब्रॉडकास्ट है, यानी कि एक न्यूज़ जो है वो बहुत सारे लोगों को पता चल रही है विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीविजन एंड रेडियो, इसलिए इसको कहा जाता है मास मीडिया, बिकॉज ये मास में न्यूज़ बताता है या मास में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको भेजता है। दे आर वाइटल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट। एडवर्टीजमेंट और एंटरटेनमेंट दो ही चीज़ें हैं ही। न्यूज़पेपर्स की अगर बात करें तो वो सारी दुनिया में जो काम चल रहा है ना, सब कुछ कवर करता है न्यूज़पेपर। सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिलेज इंफॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड फ्रॉम स्पेस। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो अर्थ और स्पेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है। द इंटरनेट हैज़ ट्रूली रेवोल्यूशनलाइज्ड द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। इंटरनेट ने पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया है ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम को, यानी जो आज के टाइम पे कम्युनिकेशन हो पा रहा है वो ग्लोबल लेवल पे हो पा रहा है, यानी कि एक कंट्री की न्यूज़ तक दूसरी कंट्री तक पहुंच रही है। तो ये क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स, बिकॉज ऑफ इंटरनेट अवेलेबिलिटी, उसकी वजह से। अब आते हैं नेक्स्ट सर्विसेज पे। सर्विसेज क्या है, देखिए, सर्विसेज अकर एट मेनी डिफरेंट लेवल्स। सम आर गियर टू इंडस्ट्री, सम टू पीपल एंड सम टू बोथ इंडस्ट्री एंड पीपल। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ लोगों से रिलेटेड है, कुछ दोनों से रिलेटेड है। जैसे अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, लो ऑर्डर सर्विसेज सच एज ग्रॉसरी, मतलब इंडस्ट्री और लोग दोनों से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, लो ऑर्डर सर्विसेज हो गई जैसे ग्रॉसरी, ठीक है, शॉप्स, लॉन्ड्रीज, ये सब मोस्टली जो है ये हाई ऑर्डर सर्विसेज से ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ये हर किसी को ज़रूरत है इस चीज़ की। ठीक, हाई ऑर्डर सर्विसेज क्या हो जाते हैं आपके, जैसे कि अकाउंटेंट हो गया, जैसे कि कंसल्टेंट हो गया, फिजिशियन हो गया, ठीक है, फिजिशियंस हो गए। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हु कैन अफोर्ड टू पे फॉर देम। तो सर्विसेज जो है जो कि एक एक इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को मिल रही है, जैसे अकाउंटेंट हो गया, कंसल्टेंट हो गया, फिजिशियन, ये सब हाई ऑर्डर सर्विसेज हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे मिलती है। ठीक, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल द गार्डनर, द लॉन्ड्रर, द बार्बर डू प्राइमरीली फिजिकल लेबर। ये लोग कौन सा काम करते हैं, फिजिकल लेबर का काम। टीचर, लॉयर, फिजिशियन, म्यूजिशियन, ये सब जो है मेंटल लेबर का काम करते हैं। तो फिजिकल लेबर का काम और मेंटल लेबर का जो काम है, दोनों ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम है, ठीक है। लेकिन सर्विसेज को इस तरीके से डिवाइड किया गया, हाई ऑर्डर, लो ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ कि किस काम में कितनी ज़रूरत है किस काम की, उस बेस पे। जैसे लो ऑर्डर सर्विसेज में एवरीबडी नीड्स दैट, मतलब शॉप हो गया, ग्रॉसरी हो गया, ठीक है, ये सारा सामान सबको ज़रूरत होती है इसकी। लेकिन अगर बात करें आपके हाई ऑर्डर सर्विसेज की तो ये पर्सनल लेवल पे मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं, मेनी सर्विसेज हैव नाउ बीन रेगुलेटेड। आज के टाइम पे बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज, ठीक है, हाईवेज बनाना, ब्रिजेस बनाना, है ना, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स, ये सब हो गया। सप्लाइंग और सुपरवाइजिंग एजुकेशन, कस्टमर केयर आर अमंग इम्पॉर्टेंट सर्विसेज मोस्ट ऑफन सुपरवाइज्ड और परफॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट और कंपनीज। तो कुछ गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सर्विसेज। State and union legislation have established corporation to supervise and control marketing of such services such as transport, telecommunication, energy and water supply। तो ये सब स्टेट और यूनियन ने अपने में डिवाइड कर लिया है, अपने में ले लिया है ये काम कि ये सर्विसेज, ये जैसे दिल्ली जल बोर्ड है ना, इस तरीके से वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या है, एक सर्विस है। प्रोफेशनल सर्विसेज आर प्राइमरीली हेल्थ केयर सर्विस होती है, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, ये सब आ जाते हैं प्रोफेशनल सर्विस में। किसी के पास इसका डिग्री होगा तभी वो उस प्रोफेशन में जा सकता है। लोकेशन ऑफ रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज डिपेंड्स ऑन द मार्केट। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि किस पे डिपेंड करती है, मार्केट पे डिपेंड करती है। मल्टीप्लेक्सेज, रेस्टोरेंट्स माइट फाइंड लोकेशन विद इन और नियर द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वेयर एज गोल्फ कोर्स वुड चूज अ साइट वेयर लैंड कॉस्ट आर लोअर देन इन द CBD। देखिए अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वो कहाँ होंगी, जहाँ पे भीड़ होगी, जहाँ लोग आते होंगे, जहाँ ज़्यादा लोग होते होंगे, वहाँ पे बनाया जाएगा। जबकि अगर गोल्फ कोर्स बनाना है तो वो कहाँ बनेगा, जो खाली जगह होगी, है ना। तो क्या होता है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है।
या आपका जो भी सर्विस है वो क्या, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके के कस्टमर्स उसकी ज़रूरत है, तो उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके के एरिया में उसके लिए साइट चूज़ की जाएगी। पर्सनल सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू द पीपल टू फैसिलिटेट देयर वर्क इन डेली लाइफ। पर्सनल सर्विसेज जो है वो डेली लाइफ के काम को आसान करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। द वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो वर्कर्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं, काम करने के लिए गांव का एरिया छोड़कर शहरों में मूव करते हैं। दे आर एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक सर्विसेज सच एज, उनको किस किस काम में रखा जा सकता है, हाउस कीपर्स के तौर पे रखा जा सकता है, कुक्स बना के रखा जा सकता है, गार्डनर्स एज अ गार्डनर्स रखा जा सकता है। दिस सेगमेंट ऑफ वर्कर इज जनरली अनऑर्गेनाइज्ड। ये सेगमेंट के जो लोग होते हैं कैसे होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं। मतलब ये लोगों का जो भी काम है वो, मतलब ये पर्सनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये जो पर्सनल सर्विस में आता है इतना ज़्यादा जो आप कह लीजिए इसको, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, लो ऑर्डर सर्विसेज में ये आता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये आता है। वन सच एग्जाम्पल इन इंडिया इज मुंबईज डब्बा वाला टिफिन सर्विस प्रोवाइड टू अबाउट 1,75,000 कस्टमर्स ऑल ओवर द सिटी। तो पूरे सिटी में लगभग 1,75,000 लोगों को डब्बा सर्विस जो है वो टिफ़िन पहुंचाने का काम करता है। और ये किस तरीके का सेक्टर हुआ, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हुआ। ठीक है, पीपल एंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटीज़। अब देखते हैं कौन से लोग टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। आज के टाइम में अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सर्विस वर्कर्स। आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या हैं, सर्विस वर्कर्स हैं, क्योंकि सर्विसेज आर हर जगह आजकल प्रोवाइड की जा रही है। बट इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज अ हाइयर परसेंटेज ऑफ वर्कर इज एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज कम्पेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोग अभी भी मतलब जो है मैनुअल लेबर और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर है उसमें इन्वॉल्व है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है। The trend in employment in this sector has been increasing while it has remained unchanged or decreasing in the primary and secondary activities। तो कह रहे हैं ये जो ट्रेंड है सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होने का, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जबकि ये या तो अनचेंज्ड है या धीरे धीरे कम हो रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। मीन्स पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन सर्विस सेक्टर नाउ। The number of people who were interested in primary sector and secondary sector is gradually decreasing, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब एग्जाम्पल्स की देखते हैं कि किस किस सेक्टर में कैसे लोग इन्वॉल्व है। पहला एग्जाम्पल है टूरिज्म। टूरिज्म इज ट्रैवल अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रादर देन बिजनेस। It has become the world's single largest tertiary activity in total registered jobs, 250 million. एंड टोटल रेवेन्यू 40% ऑफ टोटल GDP। आज के टाइम पे अगर टूरिज्म की बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टर्शरी सेक्टर में ये आता है टूरिज्म, क्योंकि इसमें लगभग 250 मिलियन लोग इन्वॉल्व हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, और 40% जो है GDP का, विच इज़ अ लार्ज अमाउंट, तो वो जो है टोटल रेवेन्यू में इसका शेयर है। Besides, many local persons are employed to provide services like accommodation, meals, transport, entertainment, special shop serving the tourists। अब टूरिस्ट जैसे कोई टूरिस्ट स्पॉट है तो ऐसा नहीं होता कि जो टूरिज्म में इन्वॉल्व है उन्हीं को जॉब मिल रहा है। अगर कोई टूरिस्ट स्पॉट है ना तो उसके आसपास जो होटल्स होंगे, जो शॉप्स होंगी, जो भी दुकानें होंगी, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो भी एंटरटेनमेंट का वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, घूमने फिरने की जगह है, वो सब को जॉब मिलती है। तो देखा जाए तो सिर्फ वो सेक्टर में इन्वॉल्व लोग नहीं काम कर रहे हैं, वो बल्कि अपने आसपास में जितनी भी जगह होंगी ना, सब जगह काम इन्वॉल्व होता है, सब जगह काम मिलता है लोगों को। टूरिज्म फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। टूरिज्म जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है। मान लीजिए कहीं पे कोई घूमने की जगह है लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है ढंग का, तो आदमी क्या ही जाएगा, वो क्या ही टूरिस्ट, मतलब टूरिज्म कैसे, वो टूरिज्म को कैसे प्रमोट करेगी, वो जगह नहीं कर सकती। बिकॉज लोग अब ऐसे 7 समंदर पार करके थोड़ी जाएंगे कहीं घूमने के लिए, या ये सब पहाड़ चढ़ चढ़ के जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, ऐसा नहीं होता है। दे नीड मच ईजियर वे टू रीच अ पर्टिकुलर प्लेस। तो अगर उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, अगर उनको पहुंचने में ही मर जा रहे हैं कि भाई कैसे पहुंचे, तो फिर ऐसी जगह वो जाना ही नहीं प्रेफर करेंगे, भाई वहाँ तो जाना ही बड़ा मुश्किल है।
तो वो चीज़ जो है, वो टूरिज़्म जो है वो ऐसी जगह पे हो पाता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से इम्प्रूव करता है कि ना कि सिर्फ जिस जगह घूमने जा रहे हैं लोग वो जगह ही इम्पॉर्टेंट हो, बल्कि वहाँ तक जाने का रास्ता भी बहुत आसान हो। ठीक है, वहाँ तक जाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब एकदम ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई जगह जा रहे घूमने के लिए तो उसके आसपास का एरिया भी फुल्ली डेवलप्ड कर, मतलब दिखे कि हाँ भाई डेवलप्ड एरिया है, अच्छा एरिया है, घूमने वाली जगह है, ऐसा लगना चाहिए, तभी तो घूमने का मज़ा है। ठीक है, रिटेल ट्रेडिंग इम्प्रूव होती है ऑब्वियसली, बिकॉज उसके आसपास जो शॉप्स हैं, जो भी लोकल वर्कर्स हैं, उनका काम भी इम्प्रूव होता है। एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, जैसे मान लीजिए कहीं गए, मान लीजिए राजस्थान गए, तो वहाँ का जो वर्क है, जो उनका काम होता है, हाथ का जो काम होता है, ठीक है, तो वो सब जो है वो लोग जो करते हैं एट लोकल लेवल, वो भी उनका इम्प्रूव होता है, मतलब उनको भी काम मिलता है, उनका भी बिजनेस बढ़ता है। इन सम रीजन टूरिज्म इज सीजनल बिकॉज द वेकेशन पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन फेवरेबल वेदर कंडीशन। अब जैसे जो जगह है जहाँ पे कि मान लीजिए सर्दी के टाइम पे इतनी बर्फ़ होती है कि मतलब जम जाता है सब एकदम, तो वहाँ पे लोग प्रेफर करेंगे कि जब थोड़ा कम ठंड हो, है ना, जहाँ पे मतलब वो इंजॉय कर सके, ऐसे टाइम पीरियड में जाए। तो क्या होता है, एक पीरियड होता है, एक सीज़न होता है जहाँ पे कि जैसे आप देखेंगे कि होटल्स और रेस्टोरेंट वगैरह में जगह भी नहीं, रूम्स भी नहीं होते हैं, पहले से लोग बुक करके रख लेते हैं। फिर कभी ऐसा होता है कि जगह ही जगह होती है, बिकॉज वो सीज़न ऑफ सीज़न होता है। तो ऐसी जगह जो है वो वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कब टूरिज़्म ज़्यादा होगा, कब कम होगा, तो उसके हिसाब से वो विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। बट कुछ जगहें ऐसी होती है जो पूरे साल विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है, तो ये डिपेंड करता है। देन बात करते हैं टूरिस्ट रीजन्स की। अब वार्मर प्लेसेस अराउंड मेडिटेरेनियन कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आर सम ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। तो मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास का एरिया देख लो या वेस्ट कोस्ट देख लो इंडिया का, गुजरात, मुंबई, ये सब वाला एरिया होगा, गोवा, तो ये सब बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वर्ल्ड की। अदर्स इंक्लूड विंटर स्पोर्ट्स रीजन, विंटर स्पोर्ट्स रीजन भी है, जैसे कि माउंटेनियस एरियाज हो गए, है ना, द वेरियस सीनिक लैंडस्केप्स हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, विच आर स्कैटर्ड, हिस्टोरिक टाउन्स हो गए, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है। मॉन्यूमेंट्स वगैरह, लोग हिस्ट्री जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि किसने बनाया, क्या हिस्ट्री थी, कैसा राजा था, क्या था नहीं था, तो वो सब भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। और जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, वो किसी भी कंट्री के हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके का इस कंट्री का पास्ट रहा है, या किस तरीके की हेरिटेज को, ये कल्चर क्या है यहाँ का, तो वो चीज़ें जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। अब टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखिए क्या क्या है। क्लाइमेट, मोस्ट पीपल फ्रॉम कोल्डर रीजन्स, जो ठंडी जगह से लोग होते हैं, एक्सपेक्ट टू हैव वार्म सनी वेदर फॉर बीच हॉलीडेज। तो वो लोग बीच ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें वार्म सनी वेदर मिलेगा, तो वो एरिया जो है उनके लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला एरिया हो जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन सदर्न यूरोप एंड मेडिटेरेनियन लैंड्स। तो ये रीज़न है कि सदर्न यूरोप और मेडिटेरेनियन लैंड्स में ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्टिव होते हैं, बिकॉज वो ठंडी जगहों से आते हैं एंड दे नीड सम वार्म वेदर। ठीक है, द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑफर्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली हाइयर टेम्परेचर्स दैन इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो यूरोप का मोस्टली पार्ट जो है वो ठंडा इलाका है, तो ठंडा है, तो मेडिटेरेनियन में थोड़ा सा उनको कंपैरेटिवली हाइयर टेम्परेचर मिलता है, तो वो लोगों के लिए वो जो सनशाइन है, जो वहाँ पे गर्माहट है, जो वार्मथ है, वो उनको अच्छी लगती है, तो वो चीज़ वो इन्जॉय करने के लिए निकलते हैं फॉर टूरिज्म पर्पस। लॉन्ग आवर्स ऑफ सनशाइन, लो रेनफॉल थ्रू आउट द पीक हॉलीडे सीजन, ये सब लोगों को अट्रैक्ट करता है। पीपल टेकिंग विंटर हॉलीडेज हैव स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स। जब विंटर हॉलीडेज लेते हैं लोग, तो उनके लिए स्पेसिफिक एक होता है, जैसे मान लीजिए हम गर्म में, मान लीजिए हम अभी दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो इस भारी गर्मी में अगर हम कहीं घूमने का सोचेंगे तो हम कहाँ जाना चाहेंगे, और गर्म जगह में जाना चाहेंगे और ठंडी जगह में जाना चाहेंगे? हम ठंडी जगह में जाना चाहेंगे, क्योंकि जिस चीज़ से हम परेशान हैं कम से कम उससे इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज हो, हम ये चाहेंगे। तो ऐसे ही जो लोग ठंडी जगह से आ रहे हैं वो लोग क्या चाहेंगे, उनके लिए वही वो वार्मथ उनको चाहिए कि भाई इतना ठंड है तो हम किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ थोड़ी गर्मी हो, थोड़ा हम वैसा इंजॉय कर लेंगे मौसम। ईदर हाइयर टेम्परेचर देन देयर ओन होमलैंड्स और स्नो कवर सूटेबल फॉर स्कीइंग। तो या तो वो स्कीइंग करते हैं
या तो फिर उन्हें अगर चाहिए तो कंपैरेटिवली अपने होमलैंड से उन्हें हाइयर टेम्परेचर चाहिए ताकि वो एंजॉय कर सकें। लैंडस्केप की बात करते हैं। लैंडस्केप के टर्म्स में अगर देखा जाए तो लोग वहाँ हॉलीडे बिताना चाहते हैं जहाँ पे कि इन्वायरमेंट अट्रैक्टिव हो, देखने के लिए बहुत सारे पहाड़ हों, लेक्स हों, ठीक है, सी कोस्ट हो, लैंडस्केप हो, जो मतलब एकदम अलग हो ताकि दिखे। अब अगर प्लेन सड़कें ही देखनी है, रोड्स, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, यही सब देखना है तो वो अपनी जगह पे भी देख सकते हैं। मान लीजिए हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हमें तो डेली वही पॉल्यूशन, वही गाड़ियाँ, वही बिल्डिंग्स, वही रोड दिखती ही रहती है, वही देखने थोड़ी कहीं और जाएंगे। अगर हम कहीं और जाएंगे तो हम चाहेंगे हमें पहाड़ दिखे, है ना, पहाड़ दिखे, थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा हो और एकदम हरियाली, हरी भरी जगह हो, ग्रीनरी हो पूरी। तो ऐसी एरियाज़ में हम जाना चाहेंगे। क्यों? बिकॉज हम अपने होमलैंड में वो कम देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हिस्ट्री एंड आर्ट। हिस्ट्री एंड आर्ट जो है वो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव एक रीज़न होता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। पीपल विजिट एंशियंट और पिक्चरस towns and archaeological sites and enjoy exploring castles, palaces and churches। देखिए जैसे राजस्थान हो गया, पैलेसेस ही पैलेसेस है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है, एक मतलब हर पैलेस की अपनी एक कहानी है, अपनी एक हिस्ट्री है। वहाँ का कोई राजा रहा होगा, कोई रानी रही होगी, उसकी अपनी एक कहानी है जो कि लोगों को अच्छी लगती है, जानना पसंद करते हैं। कैसा पहले इंडिया में कैसा रहने का स्टाइल था, क्या था, कैसे कमरे हुआ करते थे, कैसी खिड़कियां हुआ करती थी, कैसे दरवाजे हुआ करते थे, क्या अलग है इस बिल्डिंग में। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। तो वो चीज़ जो है हिस्ट्री और आर्ट जो है लोगों को अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है कल्चर एंड इकोनॉमी। अब कल्चर और इकोनॉमी की अगर बात करें तो टूरिस्ट जो है, दीज अट्रैक्ट टूरिस्ट विद पेंचेंट फॉर एक्सपीरियंसिंग एथनिक एंड लोकल कस्टम्स। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई जगह है जो कि फेमस है किसके लिए, साड़ी के लिए, ठीक है, साड़ी इंडियन उसको रिप्रेजेंट करता है। तो साड़ी के लिए कोई जगह फेमस है तो कोई वहाँ घूमने आता है। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान जाएँ अगर घूमने के लिए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो लहंगा चोली और वो बंजारा वाला पूरा आउटफिट जो है वो उन लोगों के पास होता है। तो वो ना मतलब आप जो जिन ड्रेस में है उसी ड्रेस में रहेंगे, वो आपको ऊपर से वो पहना देते हैं और पूरा मतलब बंजारा लुक, फुल बंजारन वाला आपको लुक दे देंगे और फिर वो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली वहाँ के कल्चर को दर्शाता है और ये जो उस कल्चर को दर्शाता है ये लोगों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ऐसे ही आप शिमला में जाएंगे तो वहाँ की टोपी, वहाँ का ड्रेस जो भी है, जो वहाँ के लोकल्स जो हैं वो पहनते होंगे कभी या पहनते होंगे अभी भी, तो वो चीज़ जो है लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो किसी भी जगह का जो लोकल कस्टम होता है, अगर आप बोलेंगे कि ये वाला जो होटल है ना, यहाँ पे इस जगह का एकदम स्पेशल खाना बनता है, मतलब ये जगह की फेमस चीज़ यहाँ पे मिलती है हमको, तो वो जो जगह होगी ना वो ज़्यादा चलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ वो उस स्टेट का जो भी फेमस चीज़ है वो वहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, लोग जो है लोकल कस्टम्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वो उस जगह को बहुत अट्रैक्टिव साइट बनाता है फॉर टूरिज़्म। Besides, if a region provides for the needs of tourists at a cheap cost, अब क्या होता है, टूरिस्ट लोग का है क्या, घूमना भी है और पैसा भी इतना नहीं लगे, ठीक है। ऑब्वियसली एवरीबडी प्रेफर्स अ चीपर ऑप्शन, तो वो चीज़ तो है ही इम्पॉर्टेंट। होम स्टे हैज़ एमर्ज्ड एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। खास करके पहाड़ी एरियाज़ में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए वैसे तो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं जहाँ पे आप है ना, होटल होते हैं जहाँ पे आप रुकते हैं, बट अब क्या एक नया चीज़ जो है वो चालू हुई है। क्या हुआ है कि ना अपना घर होता है और उसका ना कोई कमरा ये लोग खाली कर देते हैं। अब क्या होता है, कमरा या मतलब अपना घर ही पूरा खाली कर दिया, तो उसके बाद क्या करते हैं उसे, जैसे मान लीजिए कहीं पे सीजनल टूरिज़्म होता है तो ये लोग क्या करते हैं अपने घर को ही मतलब ये बना देते हैं, फॉर स्टे बना देते हैं कि भाई आप आइए, पैसा दीजिए और यहाँ पे रहिए, यहाँ का आपको लोकल खाना मिलेगा, यहाँ पे आपको लोकल जैसे यहाँ के लोग रहते हैं वैसे आप रह सकते हैं, यहाँ पे आपको वैसे ही रहना मिलेगा। तो ये क्या है, लोग ना और ज़्यादा इससे कनेक्ट हो पाते हैं।
तो उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है ये चीज़ कि जैसे मान लीजिए शिमला गए तो शिमला में जैसे वहाँ के लोग रहते होंगे, तो वो लाइफस्टाइल जो है आदमी 2-1 दिन के लिए जा रहा है तो वो ना उसको बड़ा अट्रैक्ट करती है कि मैं 2-1 दिन के लिए जैसे ये लोग रहते हैं ना बिल्कुल वैसे ही रहूं, जो खाना ये लोग खाते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही खाना खाऊं, जैसे ये लोग तैयार होते हैं वैसे रहे, तो वो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो होम स्टे ऑप्शन जो है आज के टाइम पे एक बहुत अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो बन गया है, खास करके इस तरीके के एरियाज़ के लिए। गोवा हो गया, मेडिकल हो गया, कूर्ग इन कर्नाटका, ये सब जगह में क्या है ये बड़ा अच्छा ये एक ऑप्शन हो गया है आज के टाइम पे। नेक्स्ट आता है मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। अब एक सर्विस ये भी है जिसे कहते हैं मेडिकल सर्विसेज। अब अगर मेडिकल सर्विसेज की बात करें तो लगभग 55,000 पेशेंट्स जो हैं यूएसए के वो इंडिया विजिट कर चुके हैं 2005 में फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, दिस इज स्टिल अ स्मॉल नंबर कंपेयर्ड विद मिलियन ऑफ सर्जरीज परफॉर्म्ड ईच ईयर इन द यूएस हेल्थ केयर सिस्टम। तो यूएस के इतने पेशेंट्स जो हैं इंडिया आ चुके हैं फॉर देयर ट्रीटमेंट, ठीक, और ये कम नंबर है, आज के टाइम में ये ज़्यादा ही होगा। इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज द लीडिंग कंट्री। इंडिया जो है वो मेडिकल टूरिज्म में एक लीडिंग कंट्री बन चुकी है, बहुत आगे है। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स, एकदम टॉप क्लास के हॉस्पिटल्स जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं आज के टाइम पे। मेडिकल टूरिज्म ब्रिंग्स एबंडेंट बेनिफिट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। और ये जो मेडिकल टूरिज्म है ये इंडिया को बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडिया के साथ ये सारी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी अवेलेबल है। Beyond medical tourism is the trend of outsourcing of medical tests and data interpretation. जैसे hospitals in India, Switzerland and Australia have been performing certain medical services ranging from reading radiology images to interpreting MRIs एंड अल्ट्रासाउंड टेस्ट। अब क्या होता है आज के टाइम पे ये भी है कि जो पेशेंट का इंफॉर्मेशन है वो फॉरेन में रीड किया जा रहा है, ठीक है, दूसरी कंट्री में रीड किया जा रहा है जहाँ पे उस तरीके की स्पेशलाइजेशन है। तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज जो है वो मिल रहा है कि सारे जो कंट्री के हॉस्पिटल्स है वो भी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है डेटा जो है वो पर्सन रीड कर रहा है जिसके पास की एप्ट नॉलेज है उस चीज़ की, जो एकदम बेस्ट आप कह सकते हैं बेस्ट से बेस्ट अपना दे सकता है। तो वो चीज़ हमें मिल पा रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ मेडिकल टूरिज्म। Outsourcing hold tremendous advantages for patients if it is focused on improving quality for providing specialized care. Specialized care के लिए अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बंदा जिस चीज़ में परफेक्ट है, मतलब वो बंदे के पास इंफॉर्मेशन जा रही है, वो अपना एनालाइज करके रिपोर्ट्स को वो सही इंफॉर्मेशन दे पा रहा है। तो ये क्यों हो पाया है? बिकॉज ऑफ द आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, करेक्ट है। अब इसके बाद देखते हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। व्हाट डू अ सीईओ ऑफ एन एमएनसी इन कोपेनहेगन एट न्यूयॉर्क एंड अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट एट बैंगलोर हैव इन कॉमन। अगर आप देखें सीईओ किसी एमएनसी कंपनी का, ठीक है, कहीं पे भी, ठीक है, एंड अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट एट बैंगलोर, उनके अंदर क्या कॉमन है? इन दो लोगों में क्या कॉमन है? ऑल दीज पीपल वर्क इन अ सेगमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। दोनों ही सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं और दोनों ही कैसा काम कर रहे हैं? नॉलेज ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। बिना ज्ञान का इनका काम नहीं चल सकता है। दिस सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू क्वार्टरनरी एंड क्विनरी एक्टिविटीज। तो क्वार्टरनरी और क्विनरी एक्टिविटी में डिवाइड किया गया है इनको। क्वार्टरनरी एक्टिविटी इन्वॉल्व सम ऑफ द फॉलोइंग। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में क्या चीज़ें आती है? देखिए, कलेक्शन, प्रोडक्शन, डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इवन द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बनाना और डिस्ट्रीब्यूट करना दोनों आ जाता है। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज सेंटर्स अराउंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड मे बी सीन एज एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स। तो क्या होता है आपका क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में R&D आ जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एनालाइज करना, उसके लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए। कोई चीज़ को आप तभी एनालाइज कर सकते हैं जब आपको उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन है ही नहीं, आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं? तो ये चीज़ क्वार्टरनरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वार्टरनरी सेक्टर जो है आज के टाइम पे अलॉन्ग विद टर्जरी सेक्टर उसने रिप्लेस किया है मोस्ट ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। ओवर हाफ ऑफ ऑल वर्कर्स इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज आर इन नॉलेज सेक्टर, ठीक। डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की अगर बात करें तो आधे से ज़्यादा लोग
जो है वो किस सेक्टर में इन्वॉल्व है, नॉलेज सेक्टर में इन्वॉल्व है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे हो गया म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हो गए, तो इनका अपना काम है भाई, ये इन लोगों के पास नॉलेज है कि किस में कैसे इन्वेस्ट करना है, ये इनको बहुत अच्छे से पता है। तो इनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर पा रहे हैं दूसरों को म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, ठीक है। उनसे इनका पैसा अलग बन रहा है, दूसरे का पैसा अलग बन रहा है। टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनकी भी अपनी नॉलेज है, स्टैटिस्टिशियन है, उनकी अपनी नॉलेज है। तो ये सब नॉलेज ओरिएंटेड काम है। पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग्स, एलिमेंट्री स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी क्लासरूम, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स, ऑफिसेज, थिएटर्स, अकाउंटिंग एंड ब्रोकरेज फर्म्स, ऑल बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ सर्विस। सारे के सारे लोग जो है ना, ऑफिस वगैरह में काम करने वाले, ये सब लोग जो हैं इस सेक्टर का पार्ट है, क्वाटरनरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। कुछ टर्जरी फंक्शंस हैं, ठीक, लाइक सम ऑफ द टर्जरी फंक्शंस, क्वाटरनरी एक्टिविटीज कैन ऑल्सो बी आउटसोर्स्ड। टर्जरी फंक्शन की तरह क्वाटरनरी को भी आउटसोर्स किया जा सकता है। दीज आर नॉट टाइड टू रिसोर्सेज अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। इसका एनवायरनमेंट से, मौसम से, किसी की नॉलेज को कोई मतलब नहीं है, क्लाइमेट से, लोकेशन से मतलब ही नहीं है, ठीक है। आज के टाइम पे इंटरनेट है, तो उसके थ्रू जो है सारी चीज़ें बहुत ईजिली फैसिलिटेट हो पाती है। लोकल मार्केट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आता है क्यूनरी एक्टिविटीज़, डिजिटल डिवाइड। चलिए देखते हैं क्यूनरी एक्टिविटीज़ क्या है। द हाइएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स परफॉर्म क्यूनरी एक्टिविटीज़। जो हाइएस्ट लेवल पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या पॉलिसी बना रहे हैं, वो क्यूनरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। दीज आर सप्ली डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज से थोड़े से अलग होते हैं। दैट नॉलेज बेस्ड दैट द क्वीनरी सेक्टर इन जनरल डील्स विद। क्वीनरी का काम क्या है, देखिए, ये काम करता है क्रिएशन का, रीअरेंजमेंट का, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एग्जिस्टिंग आइडियाज़। ये नए और एग्जिस्टिंग आइडियाज़ में को इंटरप्रेट करने का काम करता है। डेटा इंटरप्रिटेशन का काम करता है। यूज़ एंड इवैल्यूएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये नई नई टेक्नोलॉजी को इवैल्यूएट करता है, उसको यूज़ करता है। ऑफन रेफर टू एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। इनको हम गोल्ड, ब्लू, रेड, वाइट अलग ही हो गया, ये गोल्ड कॉलर प्रोफेशन माना जाता है। दे रिप्रेजेंट अनदर सब डिविजन ऑफ टर्जरी सेक्टर। ये भी टर्जरी सेक्टर का एक अलग पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हाईली पेड स्किल्स ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट, एकदम हाईली पेड जॉब्स होती हैं ये, ठीक है। इनकी जो इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी में वो मतलब अलग ही लेवल की है। इसमें बहुत सारे लोग नहीं एम्प्लॉयड होते हैं कि मतलब बहुत सारे सीईओ बन गए कंपनी के, ऐसा नहीं होता है। नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड इज लेस, बट द इम्पॉर्टेंस दे कैरी, द वैल्यू ऑफ देयर वर्ड्स, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। आउटसोर्सिंग हैज़ रिजल्टेड इन द ओपनिंग अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स। आउटसोर्सिंग जो है उसकी वजह से क्या हुआ है, आज के टाइम पे इंडिया में बहुत सारे, चाइना में बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, है ना। ईस्टर्न यूरोप, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टा रिका, ये सब आपस में कनेक्टेड है कॉल सेंटर्स से, सब जगह कॉल सेंटर्स हैं। इट हैज़ क्रिएटेड, और कॉल सेंटर्स ने इतनी जॉब्स क्रिएट करी हैं कि पूछिए मत। मतलब एक एक फ्लोर पे 60, 70, 80 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, और 4-4, 10-10 फ्लोर का ऑफिस है, तो सोच सकते हैं आप। आउटसोर्सिंग इज कमिंग टू दोज कंट्रीज। आउटसोर्सिंग कौन सी कंट्रीज में आ रहा है, दोज कंट्रीज वेयर चीप एंड स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल, जहाँ पे चीप और स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल हैं। दीज आर ऑल्सो आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज, ठीक, विद वर्क अवेलेबल थ्रू दो आउटसोर्सिंग, द माइग्रेशन इन दीज कंट्रीज में कम डाउन। Outsourcing countries are facing resistance from job seeking youths in their respective countries. अब क्या होता है, देखिए, जॉब चाहिए, आउटसोर्सिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो भी हमारा नॉलेज है या जो भी है वो ये तो पता चल रहा है कि दूसरे कंट्री में पहुंचाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अब बंदे भी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ काम मिलेगा वहाँ तो मूव करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस हो जाती है, बिकॉज अपना कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में आप जा रहे हैं काम करने के लिए, तो अपना घर छोड़ने का तो डिसएडवांटेज अलग होता है।
कंपैरेटिव एडवांटेज इज द मेन रीजन फॉर कंटिन्यूइंग आउटसोर्सिंग। न्यू ट्रेंड्स इन क्विनरी सर्विसेज इंक्लूड, अब नए नए ट्रेंड्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं? नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, होम शोरिंग, ठीक है, होम शोरिंग द लैटर एज एन अल्टरनेटिव टू आउटसोर्सिंग, कि आप वर्क फ्रॉम होम, होम शोरिंग को आप ऐसे समझ लीजिए वर्क फ्रॉम होम। केपीयू इंडस्ट्री इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, नॉलेज प्रोसेसिंग इन आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग दोनों अलग है, क्योंकि बिजनेस प्रोसेस जो है उसके अंदर क्या चाहिए हमें, नॉलेज प्रोसेसिंग जो है नॉलेज वाला, उसमें हमें हाईली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए सॉरी, एकदम ही स्पेशलाइज्ड स्किल्स वाले लोग चाहिए। इट इज़ इंफॉर्मेशन ड्रिवन नॉलेज आउटसोर्सिंग, उसमें हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने पर्टिकुलर जो भी आपका सेक्टर है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड। केपीओ इनेबल्स कंपनीज टू क्रिएट एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, इसके कारण क्या हो पाता है, कंपनीज जो हैं वो और भी ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बना सकती हैं, उनको नॉलेज है अपने काम की। एग्जाम्पल ऑफ केपीओज इंक्लूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ की नॉलेज का सबसे पहला स्टेप ही होता है R&D। अगर आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च ही नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में जानते ही नहीं है, ठीक है, आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, तो क्या ही आप करेंगे उसका, क्या ही आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे, या क्या ही उसके ऊपर आप आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, लीगल प्रोफेशन, बैंकिंग सेक्टर, ये सब जो है एग्जाम्पल हो जाता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का। अब देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, क्वार्टरनरी, क्विनरी। अब इसके आगे क्या कुछ और बचा है हमारे पास? आउटसोर्सिंग के बारे में देखिए क्या दिया हुआ है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इज गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। किसी और को, किसी बाहर की इंडस्ट्री को, ठीक है, किसी बाहर की एजेंसी को काम दे देना अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए, उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। When outsourcing involves transferring work to overseas location, इसमें क्या होता है, काम आपको दूसरी लोकेशन पे मिलता है, आउटसोर्सिंग मतलब दूसरी कंट्री में आपको मिल सकता है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द टर्म ऑफ शोरिंग, इसे क्या कहते हैं, शोरिंग कहते हैं। ऑल्दो बोथ ऑफ शोरिंग एंड आउटसोर्सिंग आर यूज टुगेदर। बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर आउटसोर्स इंक्लूड IT, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर सर्विसेज, एट टाइम ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग, सब सर्विसेज को आप आउटसोर्स कर सकते हैं, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग इज एन IT रिलेटेड सर्विसेज, डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विसेज है। कैरिड आउट इन एशियन, ईस्ट यूरोपियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, इन कंट्रीज में ये एक्टिविटीज़ चलती हैं। इन दिस कंट्रीज IT स्किल्ड स्टाफ जो है उनके पास इंग्लिश की नॉलेज भी है और वो लोअर वेजेस पे अवेलेबल भी है। जैसे आप हमारे कंट्री में देख लीजिए, कॉल सेंटर्स में जो जॉब करते हैं कितनी धांसू इंग्लिश बोलते हैं, और वो जो धांसू इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश आ रही है, उनके पास नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, लेकिन उनकी सैलरी कितनी हो, उनकी सैलरी बहुत कम होती है। जितना वो काम करते हैं, जितनी 200, 250, 300 कॉल्स वो दिन की अटेंड करते हैं, उस कंपैरिजन में जो उन्हें मिलता है वो मतलब उतना वर्थ ही नहीं है। तो एकदम कम चीपर रेट पे अवेलेबल है यहाँ पे अच्छी लैंग्वेज बोलने वाले, अच्छी नॉलेज रखने वाले लोग, तो वो चीज़ जो है डेवलप कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा एक स्कोप हो जाता है। तो वो क्या हो गया, कंपनी फॉरेन की हो गई, कॉल सेंटर में काम करने वाले इंडियन हो गए, तो अच्छा है, चीपर रेट पे काम कर रहे हैं। Thus, a company in Hyderabad or Manila does work on a project based on GIS techniques. तो GIS techniques पे काम करते हैं for a country like USA और जापान। Overhead costs are also much lower, making it profitable. जो overhead cost है वो भी overall कम पड़ता है, जब cost कम पड़ेगा तो profit ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है benefit हो जाती है किसके लिए, foreign country के लिए, if outsourcing is there. Digital divide. Opportunities emerging from information and communication technology based on development is unevenly distributed across the globe. तो ये जो opportunities है ना, ये बहुत unevenly distributed है across the globe, क्योंकि जहाँ पे availability होगी, cheaper rate में लोग skilled मिल रहे हैं, तो वहीं पे तो ये काम हो सकता है। There are wide ranging economic, political and social differences among countries, क्योंकि जो economic, political और social level है उसमें countries में बहुत difference है।
हाउ क्विकली कंट्रीज कैन प्रोवाइड ICT एक्सेस एंड बेनिफिट्स टू इट्स सिटीजन इज द डिसाइडिंग फैक्टर। कितने लोग जो है ICT को एक्सेस कर पा रहे हैं, या कौन सी कंट्री अपने लोगों को ICT सर्विस प्रोवाइड कर पा रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं, ठीक है, ये हैव उनके पास क्या है, अगर डेवलपिंग कंट्रीज की देखा जाए तो उनकी कंपैरिजन में बहुत आगे चल रहे हैं, ठीक है। और जो आपकी लीस्ट डेवलप कंट्रीज है वो तो सबसे पीछे है रेस में ICT की अगर बात की जाए तो, ठीक। तो इसको बोला जाता है डिजिटल डिवाइड। क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल डिवाइड। देखिए, वाइल डेवलप्ड कंट्रीज इन जनरल हैव सर्ज्ड फॉरवर्ड, द डेवलपिंग कंट्रीज हैव लैग्ड बिहाइंड एंड दिस इज नोन एज डिजिटल डिवाइड। कि मतलब डिजिटली जो है वो डिवाइडेड हो रखे हैं, ठीक है, सेक्टर अलग अलग है। डेवलप कंट्रीज में बहुत हाईली डेवलपमेंट चल रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज अलग है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज की तो बात ही मत करिए, तो वो है। Similarly, digital divide exists within the countries. For example, in a large country like India or Russia, it is inevitable that certain areas like metropolitan centers possess better connectivity and access to digital world versus peripheral rural areas. तो ऐसा मतलब हो ही, ये तो जाहिर सी बात है ना, अगर आप किसी रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे जो फैसिलिटी आपको मिलेगी ICT रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये वो फैसिलिटी जो आपको अर्बन सेंटर्स में मिल रही है उसके कंपैरिजन में तो कमी होगी ना। रूरल एरिया में जो मिल रहा है उसके कंपैरिजन में तो बेटर ही मिलेगा आपको अर्बन एरिया में। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है आपको। तो इसे डिजिटल डिवाइड कहते हैं। कि डिजिटल डिवाइड ज़रूरी नहीं है कंट्रीज़ के बीच में हो, डिजिटल डिवाइड एक पर्टिकुलर कंट्री में भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर एरिया में भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत इंटरनेट अवेलेबल है, ऑनलाइन कोचिंग्स चल रही है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, सारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन एक जगह है जहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है तो क्या ही वर्क फ्रॉम होम होगा। तो डिजिटल डिवाइड जो है वो कहीं भी अवेलेबल हो सकता है। एंड दैट्स इट, वी आर डन विद द चैप्टर। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ चैप्टर नंबर 7 ऑफ ज्योग्राफी। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग को जो नहीं समझा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।